हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पशुधन सार संसार। तो साथियों, कैसी लग रही है आपको ये मुहिम? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग जो ये मॉडल पेपर कर रहे हैं आपको कितने रेलेवेंट लग रहे हैं। आपको लग रहा है क्या वाकई में इनमें से प्रश्न बन सकते हैं? आपको लग रहा है क्या यही इसी प्रकार के प्रश्न पत्र पेपर में आते हैं? अगर पुराना अनुभव आप देखें और मेरा भी अगर आप पुराना अनुभव देखें तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि प्रश्नों की भाषा चाहे बदल जाए लेकिन प्रश्नों का जो आधार रहेगा वो यही रहेगा। और आज हम जो करने वाले हैं वो है मॉडल पेपर फोर्थ। इससे पहले 3 पेपर कर चुके हैं। एक थर्ड पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन था कि नाबार्ड की जो उन्होंने उत्पत्ति ईयर या नाबार्ड जिस समय स्थापित हुआ था उसके बारे में पूछा था, वो मिस प्रिंट से 1962 हो गया है, उसको 1982 कर लीजिएगा। जुलाई 1982 था। एक छोटा सा करेक्शन था, वो मैंने अभी आपको करा दिया है। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास में, उनको मैंने वापस रेक्टिफाई करके उनको भी बता दिया, आप सब लोगों तक बता रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर फोर्थ। देखिए, अभी हमारे पास में जो समय बचा है उसके अंदर हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर हमें जो सटीक तैयारी होती है वही करनी है। आज से आप सब लोगों को मेनली डाटा पे फोकस करना है। देखो, बहुत ज़्यादा अपने आप से कोई टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस करने की कोशिश अब मत करें, क्योंकि जितना आपको करना था आपने कर लिया। इस समय अभी आपको क्या करना है, अपने अपने सब्जेक्ट जो आपने नोट्स बनाए, जिस भी संस्था से जिस भी टीचर से आपने नोट्स पढ़े, सब सही नोट्स हैं। आपको विश्वास करके उन नोट्सों को पढ़ना है और उन नोट्सों को पढ़ने के बाद में कम से कम उन नोट्सों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। दूसरी, यूनिवर्सिटी के पेपर्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पेपर्स को आप लोग देख लीजिए। यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ आपके नोट्सों को, बस और कुछ नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को अभी सिचुएशन को टेंस नहीं बनाना है। तो हम शुरू करें पहले, फिर कुछ और बातें हम बीच में कर लेंगे। देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर फोर्थ, पहला क्वेश्चन कह रहा है घोड़ों में पाचन तंत्र से संबंधित सभी प्रकार के पेट दर्दों को, इनको सबको शामिल करके हम एक ही नाम देते हैं, वो है कॉलिक, ठीक है। इसके बाद आता है दस्त के साथ खून आना। अगर देखो दस्त के साथ खून आता है तो उसको हम कहते हैं डायसेंट्री या डिसेंट्री शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गोबर में खून आता है केवल और दस्त नहीं होती तो उसको मेलाना कहते हैं। नाक से खून आना क्या कहलाता है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है। स्केबीज किस माइट्स जो आंखों से दिखाई नहीं देती, भाई ये परजीवी है। स्केबीज किस माइट से होता है? ये 2 प्रकार की माइट्स होती हैं, सार्कोप्टिस और सोरोप्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? सार्कोप्स दिया हुआ है। कैमल में जो पाम डिजीज़ हो जाती है, त्वचा के ऊपर खुजली रोग हो जाता है, उसको ही हम स्केबीज की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है। मेडिसिन की कौन सी शाखा जहर से, यानी टॉक्सिकोलॉजी की बात हो रही है, जो टॉक्सिन्स की बात करेंगे, जहर से संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी। टिम्पेनी का प्रोग्नोसिस, मैंने पहले बताया था, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि उस रोग के ठीक होने की संभावना या भविष्यवाणी कैसी होगी। तो टिम्पेनी ठीक हो जाती है, टिम्पेनी बहुत गंभीर नहीं होती है। अगर हम ट्रोकार कैनाल से गैस निकालें या गैस उत्पादन करने वाले कारकों को बंद कर दें तो टिम्पेनी भी जल्दी खत्म हो जाती है। राइगर मोर्टिस किस बीमारी में नहीं मिलता? अच्छा क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स के हिसाब से 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक स्प्लीनोमेगली और दूसरा राइगर मोर्टिस का एब्सेंट होना। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई के टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं? टिटेनाई में 3 तरह के टॉक्सिन्स हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स, हीमोलाइसिन और फाइब्रोलाइसिन। तो ये तीनों टॉक्सिन्स हैं, इसका आंसर जाएगा सभी। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है जो लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करे, नर के अंदर लैंगिक कामुकता को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, इन सब को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है, इसलिए इसको नर का लैंगिक हार्मोन कहते हैं। इसके बाद सीएल बनने में मुख्य भूमिका है, सीएल का मतलब यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम को बनाने की मुख्य भूमिका किसकी है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच की है। इसके बाद आता है पार्चुरेशन के कितनी देर बाद आरोपी में प्लेसेंटा सड़ने लगता है? तो देखो, आरोपी तो 12 घंटे बाद हो जाती है, 12 से 24 घंटे के अंदर प्लेसेंटा सड़ने लगता है। तो यहाँ पे पूछा है कितने घंटे बाद सड़ने लग जाएगा, तो 24 घंटे के बाद प्लेसेंटा सड़ने लग जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि आरोपी कितनी देर बाद हो जाता है तो वो 12 घंटे के अंदर हो जाता है। स्पर्मेटोजोआ कहाँ बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। कौन बनाता है? जर्म सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे जर्म सेल्स की तो बात ही नहीं है, तो पूछ रहे कहाँ बनते हैं? सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर बनते हैं। ओव्यूलेशन होता है, यानी ये पूछ रहे जब ओव्यूलेशन होता है उस समय जो अंड कोशिका होती है उसकी कौन सी अवस्था चलती है? प्राथमिक अंड कोशिका या द्वितीयक अंड कोशिका या ओवम खुद ही होता है? तो भाई यहाँ पर द्वितीयक अंड कोशिका होती है। और जब शुक्राणुओं का मिलन होता है, शुक्राणुओं का हेड जब सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रवेश करता है तो वो जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, वो जो रुका हुआ विभाजन वो
वापस शुरू हो जाता है और ओवम बनता है। तो ओवम कहाँ बन रहा है? ओवम बेसिकली बन रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन आपको अगर पूछे कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है तो भाई हमें ओवरी ही करना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान बनेगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? सेकेंडरी oocyte। पोस्टाग्लैंडिन का निर्माण कहाँ होता है? पोस्टाग्लैंडिन का निर्माण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होता है, लोकल हार्मोन है। ओव्यूलेशन फोसा पाया जाता है मेयर के अंडाशय के अंदर, ओव्यूलेशन फोसा पाया जाता है जिसका काम क्या होता है? केवल वहीं से ही अंडोत्सर्ग होता है, इसके अलावा अंडोत्सर्ग नहीं होता है। सर्वाधिक सांद्र सीमन, देखो ये कंफ्यूज करता है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सीमन किस में आता है, तो आप बोर करके आ जाएंगे, नहीं यहाँ बोर नहीं होगा। सांद्र का मतलब होता है प्रति ml शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो वो सबसे ज़्यादा होती है रैम के अंदर, ठीक है। 1 ml में लगभग 3000 मिलियन होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। 17वां क्वेश्चन कहता है सांड के नाक में नथ या बुल नोज रिंग पहनाने की सही उम्र क्या है? 1 साल की उम्र पे 12 महीने पे पहना देंगे। गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण करते हैं? हेंजा विधि द्वारा परीक्षण करते हैं। साहिवाल नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? साहिवाल नस्ल की उत्पत्ति स्थान मोंटगोमेरी पाकिस्तान है। राजस्थान में पाए जाने वाली उच्च गुणवत्ता की ऊन व तोते जैसी नाक वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि तोते जैसी नाक वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि इसकी नाक कैसी होती है? रोमन नोज होती है। राजस्थान में पशु घनत्व है 166, जो 169 से घटकर 166 हो चुका है। एक भैंस में नाड़ी दर लगभग 45 से 60 होती है, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन में हम 40 से 50 करेंगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसमें एडजस्ट नहीं है। एक गाय के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 100.5 से 100.5 के बीच में होता है, यानी 37.8 से 39.9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक भैंस को बंद बाड़े में कितने फर्श स्थान की आवश्यकता होती है? तो बंद बाड़े की बात करें तो ये फर्श स्थान 4 मीटर, और अगर खुले बाड़ी करेंगे तो इसका डबल कर लेंगे, लगभग 8 मीटर की। औषधियों के स्रोत व उन्हें पहचानने का अध्ययन किया जाता है, तो औषधियों का स्रोत किसमें पहचानते हैं अपन? फार्माकोनोसी के अंदर आ चुका है क्वेश्चन भाई, यूनिवर्सिटी में भी और अधीनस्थ बोर्ड में भी, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। इसके बाद बढ़ते हैं, उपचार पर्ची में लिखे पीसी शब्द का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? भोजन के बाद। द्रव्य औषधियाँ जो तेल, साबुन अथवा अल्कोहल में बनाई जाती है, भारी त्वचा पर लगाने के काम आती है, क्या कहलाती है? देखो द्रव्य औषधियाँ हैं तो इसको हम लोशन करेंगे। अगर ये अर्धद्रव्य अर्ध ठोस होती तो लिनीमेंट कर देते, ठीक है, पर उसमें लिनीमेंट को हम मालिश के काम में लेते हैं, लोशन को हम मालिश के काम में नहीं लेते। लोशन कटी फटी त्वचा पर लगा सकते हैं लेकिन लिनीमेंट नहीं लगा सकते हैं। अवाष्पीकृत पदार्थों को जल में घोलकर बनाए गए विलयन को क्या कहते हैं? अवाष्पीकृत जल के पदार्थों को बनाने के लिए हम उसको लिकर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आहार में मॉलिब्डेनम की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी विषाक्तता हो जाती है? अगर मॉलिब्डेनम कम होगा तो कॉपर का उत्सर्जन कम हो जाएगा, इसलिए कॉपर की विषाक्तता वहाँ पर होने लग जाएगी। पशुओं में क्रिस्टल यूरिया नामक रोग किस औषधि की अधिकता से होता है? ज़्यादा अगर सल्फोनामाइड्स का उपयोग करते हैं तो क्रिस्टल यूरिया हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद बात करें, वह औषधियाँ जो मल को चिकना करे उसे शरीर से बाहर निकालती, देखो ये केवल मल को चिकना कर रही है, दस्त कारक नहीं है, इसलिए लग्जेटिव रहेगा। ध्यान रखना लग्जेटिव और परगेटिव के अंदर। कास्टिक सोडा कहलाता है, कास्टिक सोडा कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास समय की अल्पता है। ये सिर्फ क्वेश्चंस आपको एक बार क्रॉस चेक करने के हिसाब से मैं आप लोगों तक भेज रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो एक जगह क्वेश्चंस इकट्ठे होकर मिल जाते हैं वो मिल जाएं। मॉडल टेस्ट पेपर कह लें, इन्हें गैस पेपर कह लें, कुछ भी कह लें, जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि ये जो पेपर आप लोगों के पास आ रहे हैं यही तरह के प्रश्न आगे जाकर आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत संपर्क की नहीं है? फील्ड ट्रिप, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर, फार्म विजिट। तो देखो जब व्यक्तिगत संपर्क करते हैं तो फील्ड की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हाउस की, फार्म की, इस तरह की बातें करेंगे। तो फील्ड में जब जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क होगा। एक अच्छा प्रसार कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला या सख्त? तो भाई लचीला होना चाहिए, सख्त का क्या काम है, जहाँ पर हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकें। एनडीडीबी की शुरुआत कब हुई? एनडीडीबी की शुरुआत 1965 के अंदर हुई।
स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर कौन होता है? स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर सरपंच होता है, यानी ग्राम पंचायत होती है। इनमें से श्रव्य साधन कौन सा है जो सुनाई दे, वैसा साधन कौन सा है? भाई सुनाई देने के लिए रेडियो है इसके अंदर। बाकी चार्ट, बुलेटिन और पोस्टर। बुलेटिन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कई बार बुलेटिन न्यूज़ लिखी हुई आती है या बुलेटिन न्यूज़ चल रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो सुनाई देगी। वो बुलेटिन एक कैसा साधन है? विजुअल है या लिखित साधन है, ठीक है। एक बुलेटिन में कितने होते हैं? 12 से 20 पेज होते हैं। प्रसार शिक्षा में व्यक्तियों का विकास प्राप्त किया जा सकता है शैक्षणिक, लोकतांत्रिक, सतत विधि से। तो भाई ऐसे ऑप्शंस में हमें तो उपरोक्त सभी ही करने हैं, ठीक है ना। एकीकृत गौवंश विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDP कब शुरू हुआ? 1964-65 में शुरू हुआ। रूमन की सिलाई के लिए कितने नंबर का कैटगेट उपयोग में लेते हैं? रूमन की सिलाई के लिए हम 5 नंबर का कैटगेट काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये कैटगेट क्या है? मोटाई पर निर्भर है। जैसे जैसे अंग मोटा होता जाता है इन कैटगेट का नंबर भी बढ़ता जाता है। लंबाट सूचर निम्न में से कौन से अंग में काम आता है? लंबाट हम लगाते हैं भाई आंतरिक जो खोखले अंग है सब में लगाते हैं, तो यहाँ पर सारे खोखले हैं, इनमें सब में लंबाट सूचर तकनीक काम में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीमित क्षेत्र में सुन पैदा करना क्या कहलाता है? मतलब छोटे क्षेत्र के अंदर जब हम सुन पैदा करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चेतन, स्थानीय निश्चेतन, सिडेशन या हिप्नोटिक? तो स्थानीय निश्चेतन कहा जाएगा। ऑपरेशन थिएटर का निसंक्रमण किससे करोगे भाई? ऑपरेशन थिएटर का निसंक्रमण रेडिएशन से, और रेडिएशन में भी आपसे पूछे तो कौन सा करोगे? UV रेज से करेंगे। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में कौन सा सूचर प्रमुखता से लगाया जाता है? तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में परसिस्टिंग लगाया जाता है, जहाँ पर जो ऑर्गन है वो बाहर की ओर आ जाता है तो उसे वापस अंदर धकेल कर उसके ल्यूमन को छोटा किया जाता है। रिटेंशन प्रकार की सिस्ट कहाँ मिलेगी? रिटेंशन प्रकार की सिस्ट भाई सलाइवरी ग्लैंड में, इसे हम हनी सिस्ट या रेन्युला भी कहते हैं। फ्रैक्चर जिसमें हड्डी वातावरण के संपर्क में आए क्या कहलाएगा? कंपाउंड फ्रैक्चर। प्री एनेस्थेटिक प्रयुक्त करते हैं एनेस्थीसिया की डोज कम करने के लिए, पशु को शांत रखने के लिए, लार ग्रंथियों के स्तर के लिए। भाई बिल्कुल ठीक है, सभी में काम में लेते हैं। पादपों में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है? पादपों में ऊर्जा का संग्रहण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्च के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो देखो साइलेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मोटा तना, अधिक कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सबसे बेस्ट फसल लेते हैं, वो होती है मक्का। तो मक्का यहाँ पर सबसे बेस्ट फसल जाएगी। इसके बाद एंजियोटिक अटैक्सिया किसकी कमी से होता है? तो एंजियोटिक अटैक्सिया जो होता है भाई वो कॉपर की कमी से होता है। तो ये जो भेड़ होती है उनके अंदर लंगड़ापन आने लग जाता है, नर्वाइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं, उसे हम एंजियोटिक अटैक्सिया कहते हैं और ये ग्रुप के अंदर होता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा कॉपर। कॉपर लगाइएगा आंसर। चलिए पेन में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ट्रू स्टमक होता है, यानी वास्तविक स्टमक की बात करें तो वास्तविक स्टमक रूमन रेटिकुलम ओमेजम या एबोमेजम की बात करें तो एबोमेजम जो है वो है वास्तविक स्टमक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाचन होता है वो अम्ल के द्वारा और एंजाइम के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम वास्तविक आमाशय कहते हैं। मिल्क शुगर क्या है जो मिल्क में मिलेगी? भाई मिल्क शुगर है लैक्टोज शुगर, को हम मिल्क शुगर कहते हैं। दुधारू बकरी के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता? तो उसके शारीरिक भार का 5 से 7%। ध्यान रखिएगा सभी एनिमल्स में और स्पेशली रूमिनेंट्स के अंदर बकरी ऐसी पशु है जिसकी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और मिल्च जो ब्रीड है यानी मिल्किंग के जो काम आने वाली बकरियाँ उसमें तो सबसे ज़्यादा वो है 5 से 7%। एंटी इमेटिक फैक्टर कौन सा विटामिन है? यानी जो यहाँ पर एंटी एनीमिक फैक्टर है वो एंटी एनीमिक फैक्टर की हम बात करें तो ये होगा भाई विटामिन B12। ठीक है, ये क्या करेगा? विटामिन B12 फॉलिक एसिड के साथ मिलकर एरिथ्रोपोइसिस करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैटल में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या। तो देखो कैटल में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा या माइक्रोब्स जो हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। साइलेज के अंदर नमी होती है, तो साइलेज के अंदर ये तो बहुत
कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो गया। 65 से 70% है, यहाँ पर आंसर जाएगा 65% होती है। फिर बात करें धूप के कारण पोषक तत्वों में जो कमी हो जाती है, लीचिंग होती है, ड्रेंचिंग, ब्लीचिंग और हैचिंग। तो ब्लीचिंग को हम कहते हैं, जो धूप के कारण कमी होती है वो ब्लीचिंग कहलाती है। और अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ के रखता है, यानी बोन टू बोन कौन मिलेगा भाई? बोन टू बोन आपको मिलता है लिगामेंट, जो क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ के रखता है। बैलगाड़ी के पहिए के समान कार्टव्हील टाइप की संरचना किस में मिलती है? तो ये मिलती है प्लाज्मा के अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ये पाइगोस्टाइल किससे संबंधित है? तो पाइगोस्टाइल मिलता है मुर्गे के अंदर मिलेगा। सिनसैक्रम किस में पाया जाता है? ये भी मुर्गी के अंदर ही मिलता है, सिनसैक्रम भी हड्डी है। गायों में फ्लोटिंग रिब्स, एक्सटर्नल जो पसलियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो गायों में फ्लोटिंग रिब्स की संख्या होती है 5 जोड़ी। ठीक है। अनसिनेट प्रोसेस किससे संबंधित है? अनसिनेट प्रोसेस संबंधित है भाई पसलियों से। मेटाकार्पल, फीमल, रेडियस अल्ना, तो ये पसलियों से संबंधित है। निम्न में से प्रतिस्कंधक यानी रक्त का कोगुलेशन करने वाला कौन नहीं है? तो ईडीटीए रक्त का कोगुलेशन रोकता है, एंटीकोगुलेंट है ये। ठीक है। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर है, सोडियम साइट्रेट है और हिपेरिन है। तो भाई कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, बाकी सभी एंटीकोगुलेंट है। वृक्क का कार्य क्या है? पीएच का नियंत्रण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, पराशरण दाब का नियमन, सभी। तो ये सभी करता है। किडनी एक तरह से पूरी बॉडी का हीमोस्टेसिस बनाकर रखती है। बोहर प्रभाव किससे संबंधित है? देखो बोहर प्रभाव बेसिकली मैं आपको समझाऊं, ऑप्शंस में क्या है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक लेवल तक जुड़ते जाते हैं जब तक कि ऑक्सीजन अवेलेबल है और हीमोग्लोबिन उसके साथ में अटैच हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 आने लग जाए, टेम्परेचर वातावरण का बढ़ जाए, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाए, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो अटैचमेंट हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं बोर इफेक्ट। ठीक है। तो मैंने आपको करेक्ट कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा ये समझेंगे कि बोर इफेक्ट बेसिकली क्या है। बोर इफेक्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के ऊपर CO2, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो नीचे की ओर आ जाता है, जिसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो एयर एल्वोलाई, वायु कुंजिकाएं, वायु कुपिकाएं जो होती हैं उसको हम फेफड़ों की क्या बोलते हैं? क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है शरीर के अंदर। ठीक है। ये एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये टोटल ग्लैंड्स की बात हो रही है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। घोड़े के मूत्र का रंग गंधला किस कारण होता है? यानी उसमें जो सफ़ेद और थोड़ा सा मटमैला रंग आने लग जाता है वो किस वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता की वजह से हो जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आलिंद निलय के संकुचन की ताकत बढ़ाने का क्या कहलाता है? आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो आलिंद और निलय के बीच में जो संकुचन का समय लगता है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। ग्रसनी में कुल कितने छिद्र खुलते हैं? ग्रसनी में कुल 5 छिद्र खुलते हैं। एक गुण प्रसंकरण में F2PD के पौधों में जीन रूपों का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। यानी ये क्या पूछ रहे हैं अभी अपन से? जीनोटाइप पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमने कर ही लिया 73। एक गुण प्रसंकरण में F2PD के पौधों में जीन रूपों का अनुपात कितना होता है? तो जीन रूपों का अनुपात यानी हम फिनोटाइप 1:2:1 करते हैं, ये अपन ने कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है? रिवर्स के अंदर RNA से DNA बन रहा है। ठीक है, वरना DNA से RNA बनता, पर अब RNA से DNA बन रहा है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। DNA अणु की संरचना के खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटसन व क्रिक जो है, किक नहीं है, क्रिक करिएगा। इसके अंदर वाटसन व क्रिक DNA के अणु की खोजकर्ता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतः प्रजनन से, अब यहाँ पे हमें जो इसमें ध्यान रखना, जो सही है उसको टिक करना है। संयुग्मता कम होती है? नहीं। हानिकारक अवांछित जीनों की संख्या कम हो जाती है? नहीं। यहाँ पर देखो ऑप्शन में पहले लिखा हुआ था बढ़ जाती है, इसको मैंने एरो करके कम करा है। अभी
उसको मैं करेक्ट कर दूंगा इसके अंदर। हानिकारक अवांछित जीनों की संख्या कम हो जाती है, नहीं। विषम युग्मता बढ़ जाती है, ये भी सही नहीं है। आंसर क्या है इसके अंदर, संकर शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ब्रीडर की बात हम कर रहे हैं वो कम हो जाती है, इसलिए जो इनब्रीडिंग के अंदर जो आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात हम कर लें यहाँ पर, तो आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है, इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 76 में ऑप्शन जो बी है वहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, हानिकारक अवांछित जीनों की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 77, अवर्गीकृत व देसी पशुओं में नस्ल सुधार हेतु सर्वोत्तम प्रजनन विधि कौन सी है? तो भाई ग्रेडिंग अप है, ये तो हम कर चुके हैं पहले भी। गायों में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, गायों में गुणसूत्रों की संख्या। काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, काले मांस के लिए मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल है कड़कनाथ। कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश के धार व झाबुआ जिले के अंदर। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त जो भी गुणसूत्र हैं वो सब ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूरे होते हैं 80 क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें से कोई भी त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा इसके अंदर। और दूसरी बात कि अगला जो क्वेश्चंस है वो भी कोशिश ये करेंगे कि कल हम 2 पेपर करेंगे सॉल्व। 4 पेपर हम लोग कर चुके हैं, कल 2 करेंगे, 6 परसों भी 2 करेंगे और उसके बाद में भी 2 करेंगे, यानी 8 या 9 तारीख तक हम कंप्लीट 10 के 10 पेपर आपको कर लेंगे। जो वादा मैंने आप लोगों से किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। और लगभग 22-23 मिनट के वीडियोस अपन लोग बना रहे हैं, ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, इनको आराम से देख लें। अगर आपको देखिए हो सकता है कि आंसर में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपका नाबार्ड वाला क्वेश्चन था वो करेक्ट करा दिया है। आप बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास में, बहुत अच्छे अलर्ट हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। यकीन मानिए कि आप लोगों को इतना पढ़ते हुए देख कर आपके टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और देखिए तैयारी का कोई दूसरा पर्याय नहीं होता है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। आप चिंता मत कीजिए, 13 जून को जो पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी मेहनत, जिसने जितनी मेहनत करी है, जिस हिसाब से मेहनत करी है, उसको परिणाम भी उतना ही मिलेगा। बहुत अच्छी सीटें हैं, इसलिए संभावना पूरी बनती है, गलतियां नहीं करनी है। कुछ छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एग्जाम के दौरान, उस सब पे बात करेंगे। लेकिन उनकी बात हम करेंगे 9 तारीख के बाद तक। 9 तारीख तक हम लोग सिर्फ एक अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, लगभग 800 क्वेश्चंस हम करेंगे। जिन 800 क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को बोला है कि अधिक मात्रा में क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी, वो अधिक मात्रा 70 हो 75 हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस लगभग इतने ही बनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में फिर यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग देखें, जितना ज़्यादा इसको देखेंगे आप लोग और जितनी बार इसको आप देखेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।